तो सभी साथियों को नमस्कार। अध्याय 4 कार्बन तथा उसके यौगिक, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो चर्चा करेंगे वो कार्बन के अपर रूपों की चर्चा करेंगे। सभी प्रकार के अपर रूप देखेंगे, हाइड्रोकार्बन देखेंगे, उनका नामकरण देखेंगे, उनके यौगिकों के गुणधर्म देखेंगे। लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले कार्बन का सामान्य परिचय देखते हैं। कार्बन ठोस होता है, अधातु तत्व है, परमाणु क्रमांक 6 है। तो निश्चित है कि इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। कभी कभी इसके नाभिक में 8 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो उसका परमाणु भार 14 हो जाता है। और ऐसा 14 परमाणु भार वाला जो कार्बन है वो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो इसके नाभिक के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन अंदर की कक्षा में यानी पहली कक्षा में, और बाहरी कक्षा यानी दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन भूपर्पटी पर और वायुमंडल में दोनों जगह उपस्थित है। भूपर्पटी पर इसकी मात्रा बहुत कम 0.02% और वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसकी मात्रा 0.03% उपस्थित है। इतनी कम मात्रा होते हुए भी यदि हम कार्बन से बने यौगिकों को सूचीबद्ध करें तो ये सूची बड़ी लंबी हो जाती है। जैसे कि भोजन, कपड़ा, दवाइयाँ, पुस्तकें, पेड़ पौधे, मनुष्य, यहाँ तक कि जितनी भी जीवित संरचनाएं हैं उनका मुख्य अवयव कार्बन है, अर्थात वो कार्बन पर ही आधारित हैं। अगर हम कार्बन में आबंधन की बात करें तो इसमें सहसंयोजी आबंधन पाया जाता है। क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो निश्चित है कि इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि नाभिक के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉनों में 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में और 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा अर्थात दूसरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी अपना अष्टक पूरा कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरी कक्षा समाप्त भी कर सकता है। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होने की वजह से यह स्थायी परमाणु में नहीं बदल पाता, इसलिए ये आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4+ आयन बनाता है और यह अधिक स्थायी होता है। एक बंधे के निर्माण के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, यानी निश्चित है कि 2 बंधों के निर्माण के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और 3 बंधे के निर्माण के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक बंध बनाते हैं। ऑक्सीजन में 2 और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के अर्थात 4 इलेक्ट्रॉनों से 2 बंध बनते हैं, जबकि नाइट्रोजन में 3 और 3 कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन आपस में क्रिया करके 3 बंधों का निर्माण करते हैं। तो आइए इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो ये देखिए, हाइड्रोजन का एक परमाणु है। हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है और चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में अगर हम स्थान देखें तो ये देखो, हाइड्रोजन का जो स्थान है वो प्रथम वर्ग में प्रथम नंबर पर हाइड्रोजन उपस्थित है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है। यह ऑक्सीजन का परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसका हम आवर्त सारणी में स्थान देखें तो ये देखो जरा, 6वां या 16वां स्थान 16वें वर्ग में ऑक्सीजन उपस्थित है, जिसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 है। इसी प्रकार हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 7 है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसका हम अगर आवर्त सारणी में स्थान देखें तो आवर्त सारणी में 15वें नंबर पर या 5वें समूह में उपस्थित है। इसका परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 है। अब हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसका आवर्त सारणी में जो स्थान है वो 14वें नंबर या चौथे समूह में पाया जाता है। आइए इसको बंधन का क्रम देखते हैं। तो ये देखते हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के पास 1 और इलेक्ट्रॉन है, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु
आपस में संयोग करते हैं तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेंगे। तो देखो जरा, इसके चक्र में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके चक्र में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसमें दोनों का काम चल जाएगा। चूँकि ये जो साझा हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है, इसलिए इनके बीच में एक बंध का निर्माण होगा। ये देखिए, दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक बंध का निर्माण हो गया है और इस तरीके से एक हाइड्रोजन परमाणु बन गया है। तो हमें क्या पता चला कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का एक बंध का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये देखिए, एक ऑक्सीजन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे ऑक्सीजन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से एक ऑक्सीजन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों साझा करेंगे, यानी दोनों संयोग करेंगे, तो ये देखिए, दोनों के संयोग करने के बाद इन्हें 2-2 इलेक्ट्रॉन से साझा किया है, यानी जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन है वो केवल 4 हैं और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें 2 बंध बनेंगे और 2 बंध बनने के बाद O2 अणु का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो 2 बंध बनते हैं। अगर एक नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने 3 साइड में लिख दिए और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख दिए। ये दूसरा नाइट्रोजन परमाणु है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख दिए, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे लिख दिए, क्योंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 7 होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि इसमें 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन साझा करने से इसमें जो संयोजकता के जो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसकी वजह से इस साइड नाइट्रोजन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस नाइट्रोजन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन साझा जो हुआ है वो 6 इलेक्ट्रॉनों का हुआ है, और जब एक बंध के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो निश्चित इसमें 3 बंध बनेंगे। तो ये देखिए, नाइट्रोजन परमाणु के दोनों नाइट्रोजन परमाणु के बीच में 3 बंध बन गए हैं और एक नाइट्रोजन अणु का निर्माण हो गया है। इन 3 बंध के बनने की वजह से ही जो नाइट्रोजन है वो एक अक्रिय अणु हो जाता है, क्योंकि इन 3 बंधों को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी ऊर्जा का अगर हम मान देखें तो ये मान होता है 945 किलो जूल प्रति मोल। तो इसलिए नाइट्रोजन जो है वो अक्रिय अणु है और वायुमंडल में 78% अर्थात सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन अणु का निर्माण 2 इलेक्ट्रॉनों से, O2 अणु का निर्माण 4 इलेक्ट्रॉनों के साझे से और N2 अणु का निर्माण 6 इलेक्ट्रॉनों के साझे से क्रमशः 1, 2 और 3 बंध बनते हैं। तो सहसंयोजी यौगिकों की विशेषताओं की बात करें तो जो सहसंयोजी यौगिक हैं उनका निर्माण सहसंयोजी बंधों के द्वारा होता है, यानी सहसंयोजी यौगिक में सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं। ये यौगिक जल में नहीं घुल सकते हैं, जल में केवल आयनिक यौगिक घुल सकते हैं। ये जो यौगिक हैं वो कार्बनिक विलायकों में जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन इत्यादि में घुलते हैं। सहसंयोजी बंध जो है वो आयनिक बंध से कमज़ोर माना जाता है, इसलिए सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। और सहसंयोजी यौगिक ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में मिलते हैं। सहसंयोजी यौगिकों की बात करें, उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैस के रूप में, और शर्करा, ग्लूकोज ये ठोस के रूप में, और जल का अणु और एथिल अल्कोहल ये द्रव के रूप में, अर्थात सहसंयोजी यौगिक ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में मिल सकते हैं। तो अब कार्बन के अपर रूपों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपर रूप क्या है। तो जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक रूपों में इस प्रकार पाया जाता है कि उसके भौतिक गुण तो भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण एक समान हो, तो इन पदार्थों को एक दूसरे का अपर रूप कहा जाता है। और अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के बहुत अधिक अपर रूप हैं, अक्रिस्टलीय अपर रूप भी हैं और क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। तो अगर हम क्रिस्टलीय अपर रूपों की बात करें तो क्रिस्टलीय अपर रूप में
हीरा और ग्रेफाइट मुख्य अपर रूप है। एक तीसरा अपर रूप भी है जिसे फुलेरीन कहते हैं। तो अगर हम हीरे की बात करें तो हीरे की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय होने के कारण यह दुनिया का कठोरतम पदार्थ है। इतना कठोर होता है कि इसके द्वारा चट्टानों में भी छेद किया जा सकता है। हीरे का जो मुख्य गुण है वो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण इसका चमकदार होना है। इसी की वजह से इसकी कीमत है बहुत अधिक महंगा है और इसके उपयोग आभूषणों में किया जाता है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन 4 अन्य कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन से आपस में बंधे होते हैं, जिससे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता और यह विद्युत का एक कुचालक पदार्थ है। कार्बन परमाणुओं के बीच में 154 पिकोमीटर की दूरी अर्थात 1.54 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो चमकदार होने के कारण इसका उपयोग महंगे आभूषणों में किया जाता है तथा कठोर होने के कारण पत्थरों में छेद करने में किया जाता है। यदि पुस्तक में हीरे की संरचना देखें तो इस तरीके से एक बिंदु एक कार्बन परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है और इसकी संरचना इस प्रकार से चतुष्फलकीय होती है। तो हम अगर हीरे की संरचना की बात करें तो इसमें बीच में जैसे एक कार्बन परमाणु है तो ये एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, ये इसका संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो चतुष्फलकीय संरचना कहलाती है या टेट्राहेड्रल इसको कह सकते हैं। तो अगर कार्बन परमाणु को हम हटा दें तो ये संरचना को हम इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर एक बीच में एक कार्बन परमाणु है और ये 4 अन्य कार्बन परमाणु है। अगर हम इसे स्ट्रक्चर के थ्रू देखें तो ये देखिए, अगर हम इसे स्ट्रक्चर के थ्रू देखें तो स्ट्रक्चर ये इसका हीरे की संरचना का स्ट्रक्चर है। बीच में एक ये कार्बन परमाणु है और इससे अन्य 4 कार्बन परमाणु किस तरीके से जुड़े हुए हैं इसकी तुलना इससे हो सकती है। अब अगर हम इसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाते जाएं तो ये देखिए जरा किस तरीके से परिवर्तन, इसी में हम और कार्बन परमाणु जोड़ दें सेम टू सेम इसी तरीके से 4 और जुड़ जाएं, यानी एक कार्बन परमाणु से 4 अन्य कार्बन परमाणु जुड़ जाएं। इसी तरीके से इस कार्बन से बीच वाले कार्बन से भी हम 3 जोड़ देंगे। इसी तरीके से लास्ट वाले से भी 3 जोड़ देंगे। तो ये देखिए जरा हीरे की संरचना। अब अगर हम इनमें से फिर से 3 जोड़ दें, यानी एक एक कार्बन परमाणु जोड़ दें, ये देखिए जरा ऊपर वाला या बगल वाला, नीचे 3, तो ये देखिए जरा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। ये हीरे की संरचना है। अब देखिए इसी को अगर हम मॉडल से देखें तो ये देखिए संरचना कैसी दिखेगी। ये देखिए ये हीरे की संरचना है, ये हीरे का मॉडल है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हीरे में जो कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं वो समतल पर नहीं है, त्रिविमीय स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं। बच्चों शायद समझ में आ गया होगा कि हीरे की संरचना किस तरीके से चतुष्फलकीय है। अब हम कार्बन के दूसरे अपर रूप ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। इसमें अनेक परतें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फिसल सकती हैं कि ये अत्यंत चिकना हो जाता है और इसका उपयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जा सकता है। यह धूसर या गहरे रंग का होने के कारण इसका उपयोग लिखने में, पेंसिल बनाने में किया जाता है। अगर ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं और एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से यह विद्युत का सुचालक हो जाता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। अर्थात यह एक अपवाद भी है कि सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होती हुए भी विद्युत का सुचालक पदार्थ है। तो इस प्रकार षटकोणीय परतें एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से फिसल सकती हैं, आराम से हम इसमें देख सकते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच की दूरी और उसका संकरण भी पता कर सकते हैं। कार्बन का तीसरा अपर रूप फुलेरीन होता है। फुलेरीन कार्बन का एक विशेष अपर रूप है
जिसकी खोज अमेरिका के एक वास्तुशिल्पी बकमिंस्टर फुलर नामक साइंटिस्ट ने की थी। उन्हीं के नाम पर इसे फुलेरी नाम दिया गया। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, जिसमें 20 6 सदस्यीय और 10 5 सदस्यीय बल्ब पाए जाते हैं। हम अगर इसकी संरचना देखें तो ये देखिए ज़रा, बिल्कुल फुटबॉल जैसी संरचना है और 5 सदस्यीय और 6 सदस्यीय रिंग हमें आराम से देखने को मिल सकती हैं। अब हम कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति की चर्चा करते हैं। सर्वतोमुखी का तात्पर्य है कि कार्बन चारों ओर से जुड़ सकता है, सभी जगह से जुड़ने वाला तत्व है। यही वजह है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक ज्ञात हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्व आपस में मिलकर उतने यौगिक नहीं बनाते जितने अकेले कार्बन यौगिक बनाता है, और इसके लगभग 10 लाख से अधिक यौगिक ज्ञात हैं। सर्वतोमुखी प्रकृति की मुख्य 2 वजह हैं। पहली वजह है श्रृंखलन। तो श्रृंखलन वास्तव में क्या है कि जब किसी तत्व के परमाणु आपस में मिलकर के लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उसे श्रृंखलन कहते हैं। यह गुण कार्बन में ही सबसे अधिक है। कार्बन के परमाणु आपस में मिलकर के बहुत लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, और यह गुण कार्बन में इसलिए अधिक है क्योंकि इसका बंधन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। दूसरी वजह है कार्बन की 4 संयोजकता। कार्बन की 4 संयोजकता के कारण ही यह सर्वतोमुखी प्रकृति दर्शाता है। कार्बन चारों ओर से कार्बन के द्वारा भी और किसी अन्य तत्व से सिंगल बॉन्ड द्वारा, डबल बॉन्ड द्वारा और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा भी जुड़ सकता है। अब कार्बनिक यौगिकों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की चर्चा करते हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इनके निर्माण के लिए जैव शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ये जंतुओं और पादपों के विशेष ऑर्गन में ही निर्मित हो सकते हैं। परंतु वोलर नामक वैज्ञानिक ने इन्हें प्रयोगशाला में निर्मित करके इस बात को झूठा कर दिया कि इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने अमोनियम साइनेट नामक अकार्बनिक पदार्थ को गर्म करके प्रयोगशाला में अमोनिया जैसे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। अब हमें हाइड्रोकार्बन पता होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से पता चलता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण है इसका CH4, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और कार्बन भी हो। हाइड्रोजन के अलावा कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन पदार्थ भी जुड़े हो सकते हैं। अब हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की बात करते हैं। तो नामकरण में हमें शब्द मूल या वर्ड रूट की आवश्यकता पड़ेगी कि इस हर शब्द नियम में जो आएगा वो इसी शब्द में जुड़ना जरूरी है, ये तो लगेगा ही। तो कार्बन संख्या के आधार पर अगर 1 कार्बन हो तो उसे मैथ, 2 हो तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरीके से 10 कार्बन तक हम इनके वर्ड रूट देख लेते हैं। इसके आगे भी होते हैं लेकिन अभी आवश्यकता केवल 10 की है। जैसे 11 को अनडेक, 12 को डॉडेक, ट्राइडेक, इस तरीके से बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, लास्ट में इन लगता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और लास्ट में आयन बाई एन लगता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। यदि n का मान 1 रखा जाए तो जो सूत्र बनेगा वो CH4 बनता है। इस प्रकार इनके नाम क्रमशः मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओकेन, नोनेन, डेकेन हो जाते हैं। आइए इनको विस्तार से देखते हैं। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, अर्थात कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दुगनी और उससे 2 ज़्यादा। यदि इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं, यानी n का मान अगर 1 रखते हैं तो फॉर्मूले में फिट करने पर जो फॉर्मूला बनेगा C1H2, n की जगह पे 1 तो H2 × 1+2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 और 2 4, तो ये फॉर्मूला बनेगा CH4। CH4 में कार्बन की जो संख्या है वो 1 है। एक कार्बन परमाणु के एल्क को अर्थात वर्ड रूट को मैथ कहते हैं। चूंकि एल्केन के फॉर्मूले से पता चलता है कि इसमें
अनुलग्न या पीछे एन लगेगा तो फॉर्मूला बन जाता है मैथेन। इसी तरीके से अगर हम एन की वैल्यू 2 रखेंगे फॉर्मूला बनेगा C2H4 C2H6 और नाम हो जाएगा एथेन। अगर हम इसकी पूरी लिस्ट देखें तो ये देखिए ज़रा, N=1 CH4 ये बना मैथेन। इसके बाद N=2 C2H6 एथेन। लास्ट में N लगना है, C4H10 ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट हमें 10 फॉर्मूले याद हो जाते हैं और हमें इनके सूत्र भी पता चल जाते हैं। अब हम एल्केन के संरचना सूत्र देखते हैं। तो एल्केन के संरचना सूत्र की विशेषता ये है कि इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हम देखें CH4। तो CH4 में जो कार्बन की वैलेंसी है 4 है, वो किस तरीके से 4 है, ये देखिए एक कार्बन है और इसमें चारों ओर जो कि नाम है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, चारों तरफ से ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ गया है। तो हाइड्रोजन की यहाँ बैलेंसी 1 कंप्लीट हो जाती है और कार्बन की बैलेंसी 4 कंप्लीट हो जाती है। अगर हम C2H6 की बात करें तो C2H6 में ये देखा जरा 1 2 2 कार्बन परमाणु हैं और एक कार्बन परमाणु से 3 ये जुड़े हैं, 3 ये जुड़े हैं, बीच में कार्बन कार्बन भी आपस में जुड़ा हुआ है। तो कार्बन की बैलेंसी देखें 4 किस तरीके से कंप्लीट है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो जाती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके से प्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, तो 1 2 3 यानी 3 हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इसका जो फॉर्मूला C3H8 है तो 1 2 3 यानी 3 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। इस तरीके से C3H8 यानी C कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8 की बात पूरी हो जाती है। इसी तरीके से अगर इसमें हम देखें कार्बन परमाणु की संख्या तो 1 2 3 4 5 ये C5 और H12 यानी पेंटेन का फॉर्मूला है और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये हेप्टेन का फॉर्मूला है। इस तरीके से हम सभी फॉर्मूले को आराम से बना सकते हैं और पूरी श्रृंखला कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार पूरे ये हम एल्केन देखते हैं। इसमें एक CH2 का अंतर पाया जाता है, इन्हें हम सजातीय श्रेणी भी कह सकते हैं। इसी प्रकार एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। निश्चित है कि इसमें कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दुगनी होती है। इन्हें ओलिफिन भी कहते हैं। सबसे सरल उदाहरण इसका इथिलीन है जिसका सूत्र C2H4 होता है। चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। तो अब हम एल्कीन की बात करते हैं। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। फॉर्मूले से पता चलता है कि इसमें कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 गुनी होती है। इसमें हम कम से कम n की वैल्यू 2 रख सकते हैं, क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फॉर्मूला CH2 बनेगा, वो स्थायी नहीं है। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे C2H2 फॉर्मूला बनेगा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C2H4 और 2 कार्बन के एल अर्थात वर्ड रूट को कहते हैं एथ और एथ में लगेगा इन, तो बन जाएगा फॉर्मूला बनेगा एथीन। इसी तरीके से अगर हम लगातार n की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो देखें ज़रा यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक कार्बन में तो हो जाएगा मैथीन जो कि स्थायी नहीं है, इसलिए उसमें हमने गोला लगा दिया है। n बराबर 2 यानी n का मान 2 रखेंगे तो बनेगा एथीन। n बराबर 3 रखेंगे तो C3H6 प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन और डेकीन। इस तरीके से पूरी श्रृंखला यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और 10 तक हमें नाम फॉर्मूले पता चल गए हैं। अब देखते हैं एल्कीन के संरचना सूत्र। जैसे हमें C2H4 का संरचना सूत्र बनाना है,
इसकी विशेषता है कि इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड अवश्य होता है। तो सबसे पहले हम ये 2 कार्बन परमाणु बना लेते हैं और इनके बीच में डबल बॉन्ड कहीं और हो नहीं सकता, तो केवल यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद प्रत्येक कार्बन परमाणु की संख्या 4 संयुक्ता 4 करने के लिए प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक एक हाइड्रोजन यानी 2-2 हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार कार्बन की संयुक्ता 4 हो जाती है और C2H4 का फॉर्मूला संरचना कंप्लीट हो जाती है। यदि इसी प्रकार हम C3H6 की संरचना बनाएं तो इसमें 3 कार्बन परमाणु होंगे। अब इन 3 कार्बन परमाणु में 2 जगह ऐसी हैं जहां पर डबल बॉन्ड लग सकता है, तो अपन पहले स्थान पर भी लगा सकते हैं, दूसरे स्थान पर भी, जहां मान के चलें पहले स्थान पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब डबल बॉन्ड लगाने के बाद हम इसमें देखेंगे कि पहले कार्बन की संयुक्ता 2 कंप्लीट हो गई है, यानी अभी 2 शेष है। दूसरे कार्बन की संयुक्ता 3 कंप्लीट हो गई है, यानी 1 शेष है। और तीसरे कार्बन की संयुक्ता अभी 1 है और 3 शेष है। तो जितनी संयुक्ता शेष है उतने हम हाइड्रोजन इसमें जोड़ देंगे। तो पहले कार्बन से 2 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से 1 हाइड्रोजन और तीसरे कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ने पर ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। और यहाँ पे हम देखें तो प्रत्येक कार्बन की संयुक्ता 4 हो जाती है। पहले कार्बन परमाणु की संयुक्ता 1 2 3 4, दूसरे कार्बन की 1 2 3 4 और तीसरे कार्बन की 1 2 3 4। इस तरीके से संयुक्ता कंप्लीट हो जाती है और ये संरचना कंप्लीट। इस प्रकार ये एल्कीन के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका संरचना सूत्र भी इसमें दिखाई दे रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब हम एल्काइन की चर्चा करते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 अर्थात कार्बन परमाणु की तुलना में हाइड्रोजन 2 गुने से 2 कम होते हैं। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। सबसे सरल एल्काइन का जो उदाहरण है वो एथाइन है, जिसका साधारण नाम एसीटिलीन है। तो चलिए इसको विस्तार से देख लेते हैं। अब हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का जो फॉर्मूला सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+-2 अर्थात इसमें कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है वो 2 गुनी होती है और 2 गुनी से 2 कम होती है। तो यहाँ पे भी हम n की वैल्यू कम से कम 2 रख सकते हैं, क्योंकि 1 रखने पर ये अस्थायी यौगिक बनेगा। तो इसमें n की वैल्यू 2 रखने पर हम n = 2, यहाँ पे n में 2 रख देते हैं और ये फार्मूला बनता है C2 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा 2। तो नया फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा C2H2। अब यहाँ 2 कार्बन परमाणु हैं। 2 कार्बन परमाणुओं का जो एल के या वर्ड रूट है उसे हम एथ कहते हैं और इसके नाम में लगता है आयन। तो हमने इसमें लगा दिया Y यानी आयन, अर्थात इसका नाम हो गया एथायन। तो 2 कार्बन होने की वजह से एथाइन हो गया, 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपाइन ब्यूटाइन। इस तरीके से अगर हम इसका पूरी लिस्ट देखें तो ये देखिए ज़रा, n का मान 1 रखते हैं तो CH फार्मूला बनेगा जो कि अस्थायी है, मेथाइन बन नहीं सकता। n = 2 रखने पर ये n = 2 रखने पर C2H2 फार्मूला बना एथाइन। C3H4 यानी कार्बन की तुलना में दुगने, हाइड्रोजन 6 हुए और 6 में से 2 कम करना है तो ये बचे 4। तो C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। इस तरीके से ये पूरे 10 तक की लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। अब हम एल्काइन के संरचना सूत्र देखते हैं। तो जैसा कि प्रथम सदस्य का जो फार्मूला होता है वो होता है इसका C2H2 एसीटिलीन अर्थात एथाइन। इसके फार्मूले की बात क्या है, एल्काइन के सभी संरचना सूत्र में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होना अति आवश्यक है। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है। इस तरह का तरीके से हम 2 कार्बन परमाणु लिख देते हैं। अब इसमें 3 जो बंध लगना है तो केवल एक ही स्थान 3 बंध लगने का है, यानी दोनों के बीच में ही 3 बंध लगेगा, कहीं और जगह लग नहीं सकता।
तो हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद हम देखते हैं कि इसमें प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 3 पूर्ण हो चुकी है। अब पहले कार्बन और दूसरे कार्बन दोनों की एक एक संयोजकता और शेष है, तो इनमें हम एक एक हाइड्रोजन और लगा देंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 हो गई है। इस कार्बन की अगर हम संयोजकता 4 देखें तो 1 2 3 4, इस कार्बन की संयोजकता 4 देखें तो 1 2 3 4। तो इस तरीके से संयोजकता 4 हो गई है। और इसका जो फॉर्मूला था वो C2H2 था, यानी 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी बात पूरी हो जाती है, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से एथाइन की संरचना कंप्लीट हो जाती है। अब हम एल्काइन के दूसरे सदस्य अर्थात C3H4 यानी प्रोपाइन के संरचना सूत्र की बात करते हैं। तो इसमें 3 कार्बन परमाणु हैं। 3 कार्बन परमाणु इस प्रकार लिख देते हैं। अब अगर हम इसको पहला कार्बन परमाणु माने, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो इसमें 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लग सकता है। तो हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाने पर हम देखते हैं कि इसमें लास्ट वाले कार्बन की जो संयोजकता है वो 3 कंप्लीट हो गई है, यानी 1 2 3। बीच वाले कार्बन से तो 4 कंप्लीट हो गई है, यानी 1 2 3 4। इसमें कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ेगा। और पहले वाले कार्बन परमाणु की संयोजकता अभी 1 कंप्लीट हुई है, यानी 3 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इसमें हाइड्रोजन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये संरचना सूत्र बन जाता है। अब हम इसमें अगर देखें, अणु सूत्र देखें तो C3H4 है, यानी 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन चाहिए। इसमें देखें तो ये देखा जरा 1 2 3, यानी 3 कार्बन हो गए और 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए। और सभी की संयोजकता 4 4 है। इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4। तो इस तरीके से सभी कार्बन परमाणु की संख्या संयोजकता 4 हो गई, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 हो गई। और इस तरीके से हम इसके संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो ये एल्काइन की कुछ उदाहरण हैं जिसमें इसका संरचना सूत्र स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए तो हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन की चर्चा करते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें कोई सिरा नहीं होता है, पूरा चक्र बना होता है। अगर इसके पहले सदस्य की बात करें तो इथिलीन भी होता है, लेकिन पहले सदस्य की बात करें तो इसमें 3 कार्बन, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। तो 3 कार्बन के हिसाब से चक्रीय प्रोपेन इसका प्रथम सदस्य है। और इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसी के आधार पर इसका नामकरण होगा। जब इसका नाम लिखते हैं तो इसके नाम के अंत में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तो क्रमशः लगाते ही हैं, साथ में चक्रीय शब्द या साइक्लो शब्द जोड़ते हैं। चलिए तो इसे विस्तार से देख लेते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो इसका प्रथम सदस्य होगा C3H6। C3H6 की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए था प्रोपीन, क्योंकि कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। परंतु जब ये चक्रीय के फॉर्म में आएगा तो इसमें देखते हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु आपस में 2 बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। यानी 2 स्थानों से जरूर जुड़ा है, लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका नाम भी प्रोपीन नहीं होगा। तो इसमें देखा जा रहा 1 2 3, यानी 3 कार्बन परमाणु होगा, प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 2 हाइड्रोजन। तो C3H6 फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसमें देखें, इसका जो नाम है वो नाम होगा 3 कार्बन की वजह से प्रोप और सिंगल बॉन्ड की वजह से एन। तो इसका नाम होगा प्रोपेन। चूँकि ये चक्र में है इसलिए इसका नाम आगे लग जाएगा चक्रीय प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया चक्रीय प्रोपेन। अंग्रेजी में देखें तो इसको साइक्लो प्रोपेन भी कह सकते हैं। इसमें प्रत्येक कोना, यानी जो कॉर्नर है, ये 1 कार्बन परमाणु को शो करता है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये चक्रीय प्रोपेन यानी चक्रीय हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य हमें कंप्लीट हो जाता है। अगर इसके दूसरे सदस्य की बात करें तो दूसरा सदस्य C4H8 होता है। C4H8 यानी इसमें ये देखा जरा 4 कार्बन परमाणु
किस तरीके से जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, चारों की संयुक्ता 1 2 1 2 1 2 1 2, चारों की संयुक्ता 4 4 कंप्लीट हो गई है, क्योंकि ये प्रत्येक कार्बन परमाणु दो स्थानों पर बॉन्ड से जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। और इसकी संरचना एक चतुर्भुज के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं और इसका नाम हो जाएगा चक्रीय ब्यूटेन। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसको नाम हम ब्यूटेन कहेंगे। अगर इसके अगले सदस्य की बात करें तो C5H10 होगा। इसका फार्मूला नाम होना चाहिए पेंटीन, लेकिन जब ये चक्रीय फार्मूले में आएगा तो इस तरीके से इसकी संरचना होगी। एक चक्र बन गया है, प्रत्येक कार्बन की संख्या 4 है, इसका नाम हो जाएगा चक्रीय पेंटेन। पेंटेन इसलिए क्योंकि कहीं भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए नाम होगा पेंटेन। इसके अगले सदस्य का नाम फार्मूला हो गया C6H12। इसमें 6 कार्बन परमाणु की वजह से इसका भी नाम हेक्सीन होना चाहिए, लेकिन चक्रीय कंडीशन में इसका नाम हेक्सेन रहेगा। तो ये देखा जरा 6 कार्बन परमाणु किस तरीके से 6 कोनों पर स्थित है, प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सबकी संयुक्ता 4 कंप्लीट हो जाती है। अगर हम प्रत्येक कोने को एक कार्बन परमाणु से देखें तो प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 2 हाइड्रोजन भी जुड़े होंगे, इसका नाम हो जाएगा चक्रीय हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो एल्कीन भी हो सकते हैं, जिसमें चक्र में होते हुए भी इनमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। जैसे हम C4H6 की बात करें तो इसका नाम तो होना चाहिए ब्यूटाइन। क्योंकि इसमें दुगने कार्बन परमाणु की तुलना में 2 कम हाइड्रोजन है। कार्बन से दुगने हाइड्रोजन से 2 कम जब हाइड्रोजन होते हैं तो उसे एल्काइन कहते हैं। परंतु जब ये चक्रीय कंडीशन में आएगा तो चक्रीय में देखा जरा क्या फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे देखा जरा 1 2 3 4, जो 4 कार्बन परमाणु हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जब चक्र भी बना है और डबल बॉन्ड भी लगा है तो इसके नाम में निश्चित है कि इन लगेगा, तो कार्बन होगा 1 2 3 4। 4 कार्बन होने की वजह से इसका नाम ब्यूटीन तो होगा, लेकिन चक्र है इसलिए नाम होगा साइक्लोब्यूटीन या चक्रीय ब्यूटीन। और इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, यह है चक्रीय ब्यूटीन। चक्रीय यौगिकों के समान ही एरोमेटिक यौगिक भी हैं। एरोमेटिक यानी एरोमा का जो शाब्दिक अर्थ है वो मीठी गंध होता है। वे यौगिक जिनमें एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की गंध होने की वजह से ही एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। तो इसका प्रथम सदस्य बेंजीन है। चलिए इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो अब देखते हैं एरोमेटिक यौगिक। जैसे C6H6 का जो सामान्य सूत्र है या फॉर्मूला है वो उसका नाम हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन का जो संरचना सूत्र होता है, इसमें 6 कार्बन परमाणु समतल पर उपस्थित होते हैं और एक षटकोणीय संरचना होती है। इस प्रकार इसमें 6 कार्बन परमाणु एक षटकोणीय संरचना में प्रत्येक कोने पर जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु की संरचना यहाँ संयुक्ता यहाँ पर 2 है। इसमें एकांतर क्रम में हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब प्रत्येक कार्बन की संयुक्ता 3 हो चुकी है, लेकिन अभी कार्बन की एक संयुक्ता फ्री है, मतलब 4 संयुक्ता नहीं है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु से हम एक हाइड्रोजन परमाणु और जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयुक्ता 4 हो चुकी है। यहाँ पे अगर इस कार्बन परमाणु की संयुक्ता देखें तो 1 2 3 4, इसकी देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयुक्ता 4 हो गई है। इसका नाम C6H6, इसका नाम बेंजीन है और यह इसका एरोमेटिक यौगिकों का प्रथम सदस्य है। इसी के द्वारा ही एरोमेटिक यौगिक बने हुए हैं।
तो इस प्रकार हम देखें कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। इसमें हम इतने संरचना सूत्र के हिसाब से हर बार ना लिखें, तो हम इसे सामान्य तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें प्रत्येक कोना एक कार्बन परमाणु को दर्शा रहा है, और जहाँ जहाँ इसमें डबल बॉन्ड है वहाँ वहाँ इसमें भी हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। हर कोने पर कार्बन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड यानी एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड ना लगाएं, तो इसके स्थान पर हम गोला भी लगा सकते हैं, यानी उसी बेंजीन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों बेंजीन के ही फॉर्मूले हैं, बस दर्शाने का तरीका अलग अलग है। यदि दो वलय जुड़े होते हैं तो इसका नाम नेप्थलीन हो जाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकता इसमें भी 4 है। और अगर 3 वलय जुड़े होते हैं तो उसका नाम एंथ्रासीन होता है। यदि बेंजीन रंग में एक ऊपर CH3 लग जाता है तो इसका नाम टॉलुईन हो जाता है। अगर 2 CH3 लग जाते हैं तो इसका नाम जाइलीन हो जाता है। और अगर 3 CH3 लग जाते हैं तो इसका नाम मेसिटाइलीन है। अगर बेंजीन रंग में ऊपर OH लग जाता है तो इसे फिनोल कहते हैं। ये सभी के सभी एरोमेटिक यौगिकों के उदाहरण हैं। तो अब हम क्रियात्मक समूह की चर्चा करते हैं। क्रियात्मक समूह वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर इनको परिभाषित करें तो वे समूह जिन पर यौगिकों के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। नामकरण के लिए हमें इसको दर्शाने के लिए एल्किल मूलक की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। इसे R से दर्शाते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं एल्किल समूह या मूलक। इसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+1 है। इसके नाम के अंत में L अर्थात Yl लगता है। यदि हम यहाँ पे n का मान 1 रखें, इसके फॉर्मूले में n का मान 1 रखते हैं, तो ये CnH2n+1 के स्थान पर हो जाता है C1H2 × 1+1 यानी CH3 फॉर्मूला बनता है। चूँकि एक कार्बन परमाणु को हम एल्क कहते हैं, एल्क में मैथ कहते हैं, इसलिए मैथ में L लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल। इसमें कार्बन की संयोजकता देखें तो 3 है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो इसकी एक संयोजकता फ्री रहती है। ये देखा जरा, CH3 को हम ऐसे लिखेंगे, इसमें एक संयोजकता फ्री है, इसे ही हम एल्किल कहते हैं, तो इसका नाम होगा मैथिल। तो यदि हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएं, सबसे पहले हम नियम देख लें। तो n की वैल्यू 1 रखने पर CH3 फॉर्मूला बना, एक संयुक्त फ्री है, तो एक कार्बन को मैथ कहते हैं, मैथ में L लग गया, Yl लग गया, तो नाम बन गया मैथिल। इसी तरीके से यानी कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दुगने से 1 ज़्यादा होती है, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10 और 1 11। इस तरीके से अगर इनके नाम देखें तो 2 कार्बन के एल के यानी वर्ड रूट को एथ कहते हैं, Yl लग गया तो एथेल, प्रोपेल, ब्यूटेल, पेंटेल, हेक्सेल, हेप्टेल, ऑक्टेल, नोनेल और डेकेल। इस तरीके से पूरे 10 तक फॉर्मूले बन जाते हैं। ये पूरे के पूरे एल्किल मूलक या एल्किल समूह कहलाते हैं, जिन्हें हम R से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्रियात्मक समूह। अगर हम प्रमुख क्रियात्मक समूह की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है ROH। ROH ये एल्कोहल है, इसका नाम एल्कोहल है। IUPAC नाम में इसके लास्ट में OL अर्थात ऑयल जोड़ते हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर CH3 यानी जो R है COOH, RCHO, RCOOR, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये एल्डिहाइड है और ये एस्टर है। इनमें क्रमशः IUPAC नाम के अंत में कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH एसिड जोड़ते हैं, एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं और एस्टर में O8 जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम एल्कोहल की बात करते हैं। साधारण नाम वो जो फॉर्मूला होता है वो ROH होता है। इसके साधारण नाम में हम नॉर्मल तरीके से नाम ही अर्थात एल्कोहल ही जोड़ते हैं।
और IUPAC नाम में ऑयल जोड़ते हैं। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो एल्कोहल के सामान्य फॉर्मूले अर्थात ROH में R के जगह पे हम CH3 लिख सकते हैं, क्योंकि R एल्कल मूलक है और एल्कल समूह CH3 C2H5 C3H7 बहुत होते हैं। तो R की जगह पे अगर हम CH3 लिख देते तो ये फॉर्मूला बना CH3OH। इसका हम साधारण नाम देखें, हमने जैसा कि बताया था कि साधारण नाम में हम एल्कोहल ही जोड़ते हैं, तो ये मेथल है और ये एल्कोहल है, तो इसका साधारण नाम बन जाएगा मेथल एल्कोहल। मेथल एल्कोहल इसका साधारण नाम बन गया। अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम में हम ऑयल जोड़ते हैं, तो चूंकि इसमें एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु को हम मैथेन कहते हैं, तो ये देखा जरा पूरा मैथेन लिख दिया। फिर इसमें OL यानी एल्कोहल का OL जुड़ना है। जब OL इसमें जोड़ेंगे तो चूंकि ये क्या है, स्वर है और E भी स्वर है, तो जब ऑयल जुड़ेगा तो दो स्वर अगर हों तो इसका E है वो हट जाएगा और जो नाम बनेगा वो बनेगा मैथेनॉल। ये देखा जरा इसका E हट गया है और OL जुड़ गया है, तो ये नाम बन गया मैथेनॉल। ये एल्कोहल का प्रथम सदस्य है। इसी तरीके से अगर हम R की जगह पे C2H5 रख देते हैं तो C2H5OH, इसका जो नाम है वो बन जाता है एथिल एल्कोहल। इसे ही हम शराब कहते हैं। अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो चूंकि दो कार्बन परमाणु है तो दो कार्बन परमाणु को एथेन कहते हैं। एथेन में जब ऑल लगाया जाएगा तो फिर से ये E हट जाएगा और नया सूत्र बनेगा, इसका नाम बनेगा एथेनॉल या एथेनॉल। ये IUPAC नाम है, एथिल एल्कोहल साधारण नाम है, ये इसका फॉर्मूला है। इस तरीके से दूसरे सदस्य का नाम भी कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम में इनका संरचना सूत्र पूछा जाता है, तो ये प्रथम सदस्य जो मेथिल एल्कोहल था उसका संरचना सूत्र देखिए जरा इस प्रकार बनेगा। इसमें कार्बन में यानी यहाँ पर जो CH3 है तो ये कार्बन में इस तरीके से 3 H जुड़ गए, एक O और एक H। जैसा कि हमें पता है कि एक कार्बन की संयुक्ता है वो 4 होती है और ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 होती है, हाइड्रोजन की संयुक्ता 1 है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ये कार्बन की संयुक्ता पूरी हो गई, 1 2 ये ऑक्सीजन की संयुक्ता पूरी हो गई और सभी हाइड्रोजन की संयुक्ता। इस तरीके से ये मेथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र बन गया। यदि हम एथिल एल्कोहल के संरचना सूत्र की बात करें तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला ये है C2H5OH। इसका जो संरचना सूत्र बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर देखा जरा कि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड ये संरचना ऑक्सीजन की हो गई और ये H जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार इसकी जो संयुक्ता है, इसका जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो जाता है। यह एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र। दूसरे क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका जो सामान्य फार्मूला यानी सामान्य सूत्र होता है वो RCOOH होता है। R के जगह पे हमने CH3 लिख दिया तो CH3COOH हो गया। इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल इसलिए 2 कार्बन को लैटिन भाषा में एसिड कहते हैं। वास्तव में ये अम्ल है वो सबसे पहले सिरका में देखा गया था, इसलिए इसका नाम एसीटिक अम्ल पड़ा है। एसिड लैटिन भाषा में सिरका को एसिड कहते हैं। इसका IUPAC नाम देखें तो इसमें ओएक एसिड जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं और 2 कार्बन परमाणु को एल्क या वर्ड रूट में एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एथेन हुआ और एथेन का E हटाकर इसमें जोड़ दिया गया ओएक एसिड, तो ये हो गया एथेनोइक एसिड। इस तरीके से इसका जो IUPAC नाम है वो कंप्लीट हो जाता है। यदि हम R की जगह पे H रख दें तो ये फार्मूला HCOOH हो जाता है। इसका नाम एक कार्बन को लैटिन भाषा में हम फार्म कहते हैं, तो ये फार्मिक अम्ल हो गया। इसका नाम फार्मिक अम्ल इसलिए पड़ा क्योंकि ये अम्ल है सबसे पहले चींटियों में देखा गया था, लाल चींटियों में देखा गया था, तो ये फार्मिक अम्ल हो गया। इसका IUPAC नाम हम देखें तो चूँकि एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु को हम मैथेन कहते हैं, तो मैथेन का E हटाकर इसमें ओएक एसिड जोड़ दिया गया है, तो ये मैथेनोइक एसिड हो गया है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। चूँकि एग्जाम में इनके संरचना सूत्र पूछे जाते हैं
इसलिए संरचना सूत्र में देखें तो अगर HCOOH यानी फार्मिक एसिड का हम संरचना सूत्र देखें तो इस तरीके से होगा। देखो एक कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है। इस कार्बन परमाणु से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसकी 4 संयोजकता देखें तो 1 2 3 4। इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता 2, इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और हाइड्रोजन एक संयोजकता से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से इसका संरचना सूत्र बन जाता है। इसी प्रकार हम अगर एसीटिक अम्ल की या एसीटिक एसिड के संरचना सूत्र देखें तो इस फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसमें ये CH3 हो गया और ये COOH हो गया। तो इसमें जो कार्बन की संयोजकता है वो बाकायदा 4 दिख रही होगी, 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4, इस हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की 2 और इस हाइड्रोजन की 1। तो इस तरीके से ये एसीटिक अम्ल का संरचना सूत्र कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो RCHO होता है। R की जगह पे हमने CH3 लिख दिया तो CH3CHO हो गया। इसके नाम में हम एल्डिहाइड ही जोड़ते हैं और 2 कार्बन को जैसा कि बताया था कि एसिड कहते हैं तो इसका नाम हो गया एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड इसका सामान्य नाम हो गया। अगर हम IUPAC नाम की बात करें 2 कार्बन को हम एथेन कहते हैं। तो हमने ये देखा जो 2 कार्बन का नाम एथेन लिख दिया। इसकी IUPAC नाम में चूँकि AL यानी अल जोड़ना है, जब ये अल जुड़ेगा तो इसका ये स्वर है ई है तो ई हट जाएगा, एन के बाद डायरेक्ट AL जुड़ जाएगा। तो इसका फार्मूला बन गया एथेनल, नाम बन गया एथेनल। IUPAC नाम एथेनल और साधारण नाम एसीटेल्डिहाइड, फार्मूला CH3COOH। इसी प्रकार हम अगर R की जगह पे H रख देते हैं तो ये HCHO फार्मूला बनता है। क्योंकि इसमें एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु को लैटिन भाषा में फार्म कहा जाता है तो इसका फार्मूला बनेगा फार्मेल्डिहाइड। एक कार्बन को एल्केन के फॉर्म में हम मैथेन कहते हैं तो इसका ई हट करके अल जुड़ जाएगा तो ये नाम बनेगा मैथेनल। इस तरीके से मैथेनल IUPAC नाम, फार्मेल्डिहाइड साधारण नाम, फार्मूला हुआ HCHO। तो जैसा कि बताया था कि एल्डिहाइड का भी संरचना सूत्र पूछा जा सकता है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का संरचना सूत्र इस प्रकार से होगा, यानी कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और HCHO कंप्लीट हो जाता है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का संरचना सूत्र है। यदि हम एसीटेल्डिहाइड की संरचना सूत्र की बात करें तो इसका फार्मूला CH3CHO होता है। तो ये एसीटिक अम्ल का संरचना सूत्र है। इसमें दोनों कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 किस तरीके से हो रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 कंप्लीट हो रही है। तो जैसा कि हमें पता है कि फार्मूले का जो संरचना सूत्र पूछा जाता है तो आराम से बन जाएगा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन का जो सामान्य फार्मूला है वो RCOR होता है। R की जगह पे हमने CH3 लिख दिया तो CH3CH3। अगर इसके साधारण नाम की बात करें तो इसमें 2 CH3 जुड़े हुए हैं, यानी 2 मेथल जुड़े हुए हैं, बीच में CO जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथल कीटोन। डाई मेथल कीटोन के साथ साथ इसका साधारण नाम एसीटोन भी है। इसके अगर IUPAC नाम की बात करें तो 3 कार्बन के कारण इसका नाम होगा प्रोपेन, और प्रोपेन में ऑन लगता है तो ऑन लगेगा तो ऑन का O एक स्वर है तो ई स्वर हट जाएगा और नाम बन जाएगा प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन इसका IUPAC नाम, एसीटोन या डाई मेथल कीटोन साधारण नाम और फार्मूला CH3COCH3 है। यदि इसके संरचना सूत्र की बात करें तो इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होगा, यानी 1 2 3 कार्बन परमाणु है। इस कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है वो 1 2 3 4 हो गई। इस कार्बन परमाणु में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है तो 1 2 3 4 हो गई, और इस कार्बन परमाणु की 1 2 3 4 हो गई। तो ये एसीटोन या प्रोपेनॉन की संरचना है। अब हम बात करते हैं हैलोजन या हैलाइड की। हैलोजन और हैलाइड में इसका साधारण नाम या फॉर्मूला होता है RX। X का मतलब है कि इसमें कोई भी हैलोजन जुड़ सकता है, FCl-Br-I, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर हम R की जगह पे CH3 और X की जगह पे Cl लिख दें तो ये फार्मूला बनेगा CH3Cl
CH3 को मैथल कहते हैं और Cl को क्लोराइड कहते हैं, तो इसका साधारण नाम बनेगा मैथल क्लोराइड, ये इसका साधारण नाम है। IUPAC नाम बनेगा क्लोरोमेथेन, ये क्लोरोमेथेन IUPAC नाम, और ये मैथल क्लोराइड साधारण नाम, फॉर्मूला है CH3Cl। यदि हम R की जगह पे C2H5 रख देते हैं, Cl जोड़ देते हैं, तो ये फॉर्मूला बनता है एथल क्लोराइड, क्योंकि C2H5 को एथल कहते हैं। IUPAC नाम बनेगा क्लोरोएथेन। यदि हम X की जगह पे Br लिख देते हैं, तो C2H5 Br का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एथल ब्रोमाइड, और IUPAC नाम हो जाएगा ब्रोमोएथेन। यदि हम R की जगह पे C3H7 लिख देते हैं और X की जगह पे I लिख देते हैं, तो ये C3H7I इसका नाम हो जाएगा प्रोपेल आयोडाइड, और IUPAC नाम हो जाएगा आयोडोप्रोपेन। तो अब हम कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। रासायनिक गुणधर्म में बहुत सारे गुण हैं, जैसे दहन है, ऑक्सीकरण है, संलयन है, विस्थापन है, प्रतिस्थापन है। तो अगर हम दहन की बात करें तो कार्बन अपने सभी अपरूप ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। ये देखें, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, मैथेन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, ये एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो कोई भी इसमें क्या है कि जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये जल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से किसी भी कार्बनिक यौगिक में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस दहन की प्रक्रिया में जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं वो तो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या तो काली ज्वाला के साथ जलते हैं या पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। लेकिन अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो ये भी काली ज्वाला से जलते हैं। जैसे कि मिट्टी के तेल की बात करें तो अगर स्टोव में जलता है तो इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो वह नीली लौ के साथ जलता है। लेकिन अगर उसी को हम किसी ऐसी कंडीशन में जलाएं जहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना हो तो पीली लौ के साथ जलता है और कालेक छोड़ता है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं और ईंधन को जलाने में हम देखते हैं कि कभी ज्वाला भी निकलती है और कभी ज्वाला नहीं निकलती है। तो ज्वाला तभी निकलती है जब उस ईंधन में कोई गैसीय पदार्थ होता है तो वो जल करके ईंधन में ज्वाला उत्पन्न करता है। ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक आसानी से ऑक्सीकृत होकर के पूर्ण ऑक्सीकरण भी होता है इनका और आंशिक ऑक्सीकरण भी हो सकता है। एल्कोहल सामान्यतः ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। कोई भी यौगिक ऑक्सीकृत होकर के अम्ल ही बनाता है। अगर हम संलयन अभिक्रिया की बात करें तो संलयन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु जोड़ करके बड़े यौगिक अणुओं का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन से एल्केनों का निर्माण हो जाता है, अर्थात यह संलयन है। चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। तो संकलन अभिक्रिया का मतलब है कि छोटे अणुओं से जुड़कर बड़े अणु का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें कि ये एथीन है, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब PDNI की उपस्थिति में हाइड्रोजन इससे क्रिया करेगा यानी हाइड्रोजन जोड़ेगा तो ये एथेन बन जाएगा यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी एल्कीन से एल्केन बन गया है। इसी तरीके से अगर एल्काइन ले लेते हैं हम यानी एथाइन ले लेते हैं, एल्काइन का प्रथम सदस्य है, तो ये PD की उपस्थिति में H2 से क्रिया करता है तो पहले एथीन बनता है यानी एल्काइन से एल्कीन बन गया और फिर H2 से रिएक्शन करके PD की उपस्थिति में एल्केन बन जाता है यानी एथेन बन जाता है। तो इस तरीके से ये संकलन अभिक्रियाओं के उदाहरण है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो मुख्य रूप से है वो एल्केन ही देते हैं क्योंकि एल्केन में संयोजकता पूर्ण रहती है। तो जैसा कि नाम से पता चलता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक अणु अपने स्थान से हटता है, अणु या कोई भाग, और उसके स्थान पर दूसरा कोई परमाणु अथवा समूह जुड़ जाता है। तो चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो ये देखें, ये मेथेन है। मेथेन में कार्बन की चारों संयोजकता हाइड्रोजन से संतुष्ट है यानी कोई संयोजकता कम नहीं है। जब इसकी रिएक्शन Cl2 से कराई जाती है तो Cl2 कहाँ रिएक्शन करे इसमें कहीं जगह है नहीं है, तो निश्चित है कि जब एक H हटेगा
तो उस H के स्थान पर Cl जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो H था यहाँ पे Cl आ गया है और वो H HCl के फॉर्म में निकल गया। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो गया है, प्रतिस्थापित हो गया है, इसीलिए इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार ये मेथिल क्लोराइड बन गया है। मेथेन से मेथिल क्लोराइड निर्माण की प्रक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम एल्कोहल के गुणधर्म की बात करें तो जितने भी एल्कोहल हैं वो सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और सोडियम एल्कोऑक्साइड या सोडियम एथॉक्साइड बनाते हैं। अगर यह प्रक्रिया है वो यह प्रक्रिया प्रतिस्थापन का उदाहरण है। अगर इसके स्थान पर यह सांद्र H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जो अभिक्रिया होती है वो विलोपन अभिक्रिया होती है और H2S में से विलोपित हो जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। तो चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। ये एथिल अल्कोहल है, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जब सक्रिय धातु जैसे सोडियम से रिएक्शन करता है तो इसका जो हाइड्रोजन परमाणु है ये सोडियम द्वारा विस्थापित हो जाता है और ये बनता है CH3CH2ONA। ये सोडियम एथॉक्साइड कहलाता है और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार ये विस्थापन अभिक्रिया द्वारा यानी एथिल अल्कोहल विस्थापन अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन निकालता है और सोडियम एथॉक्साइड में बदल जाता है। यदि उसी एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो इसमें से H2O यानी यहाँ से OH निकल जाएगा और इसमें से H निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। इसको एथीन कहते हैं IUPAC नाम में। तो एथीन बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। यानी एथिल अल्कोहल के दोनों गुण हमने देखे कि जब यह सोडियम जैसी सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड बना करके हाइड्रोजन निकालता है और जब यह एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 से क्रिया करता है तो एल्कीन बना करके विलोपन अभिक्रिया को संपन्न करता है। लोग एल्कोहल का सेवन पीने में करते हैं तो एल्कोहल का सेवन करने से जो उपापचय क्रियाएं हैं वो धीमी हो जाती हैं। इनका सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमज़ोर होने से जो सोचने समझने की शक्ति है, स्मरण शक्ति है, वो बहुत धीमी हो जाती है। 100% एथिल अल्कोहल अगर हो तो 100% एथिल अल्कोहल को पावर अल्कोहल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो उपयोग है वो पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में गाड़ियाँ चलाने इत्यादि में किया जाता है। एसीटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों की चर्चा करें तो इसका 3-4% का जो विलयन है वो सिरका कहलाता है और जब यह एसीटिक अम्ल ठंड के दिनों में जम जाता है तब इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। अम्ल है इसलिए अम्ल होने के कारण यह नीली लिटमस को लाल कर देता है। जब यह एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है तो एस्टर बनाता है, जैसे कि एसीटिक अम्ल जब एथिल अल्कोहल से क्रिया कर रहा है तो एथिल एसीटेट का निर्माण हो रहा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो इसमें सहसंयोजी यौगिकों की विशेषताएं बहुत इम्पोर्टेंट है। अपर रूप क्या है, कार्बन के मुख्य अपर रूप जैसे कि हमने पढ़े हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, सजातीय श्रेणी क्या है। इस तरीके से और भी अगर हम क्वेश्चन देखें तो हाइड्रोकार्बन की जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अंगीठी में कौन कौन सी चीज़ें जो ज्वाला के साथ जलती थी लेकिन अंगीठी में ज्वाला नहीं निकलती। तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको हमें अच्छे से देखना है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।